तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन की जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पर 6 दिया है तो 6 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 दे दे तो 4 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसी तरह से 10 दे दे, 12 दे दे तो इसका भी क्या होता है हम देखेंगे, निकालेंगे इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले नियम बता देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो नियम क्या होता है वो याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है, ठीक है सर, 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो इसके लिए क्या होना चाहिए वो देखिए। चाहती है तो उसका, ठीक है, जो गुणनखंड होगा ना, जो चाहती है तो उसका गुणनखंड में, ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है, के रूप में होना चाहिए। समझिए आप क्या बोला कि अगर 6n, 4n, 10n, 12n इस तरह से अगर होना चाहे तो इसको क्या लिखिएगा। नियम आपका क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो उसका गुणनखंड में कम से कम 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, 6n, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, ठीक है। तो 6 बराबर आपके पास क्या आया, 2 इंटू 3। तो आप देखिए 2 के रूप में तो आ गया लेकिन 5 के रूप में नहीं आया। कम से कम एक एक बार आना चाहिए, तो 5 के रूप में क्या हुआ, नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर लिखेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और या साथ में लिख सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या क्या होता है, n के लिए, ठीक है। तो यह क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। लिखा कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसके लिए भी हो सकता है, तो प्राकृत संख्या n के लिए भी, ठीक है ना। यह क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से अगर 4n भी रहता तो समाप्त नहीं होता, 10n का तो रहता तो हो जाता, क्योंकि 10 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 इंटू 1, तो आपके पास 10 बराबर आपका निकल गया 2 इंटू 5, तो 10 का रहता तो हो जाता। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो आपके पास 5वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 6ठा नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन की व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13, 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए, इसके पहले मैंने लेक्चर में हमने बताया था, परिचय वाला वीडियो जो सबसे पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो चलिए रिवाइज करा देता हूँ, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में परिचय वाला वीडियो में मैंने बताया था। और अभाज्य संख्या किसके कहते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर क्या होती है फिर से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कोई एक संख्या है 4 है,
तो इसको किस तरह से संख्या किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर कितना बने, तो देखिए 1 फैक्टर ये बना, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, तो इसके 3 फैक्टर हुए तो यह भाज्य संख्या होगी। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, इस तरह से जान जा सकते हैं। और इसका 2 फैक्टर किससे हुआ, जैसे कि 2 संख्या हमने लिया, तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 1 से हो सकता है और अपने खुद से होती है। ठीक है, तो खुद से होती है, तो इसको क्या करेंगे हम, अभाज्य संख्या। तो इसका उदाहरण 2, 3, 5, 7, इस तरह से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई। तो आप क्वेश्चन क्या कर रहा था, सबकी व्याख्या कीजिए। करने के लिए किसके किसके बीच में, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, इसके बीच में था। तो आप देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ कौन सी संख्या दिख रही है, तो 13 दिख रही है। तो 13 को क्या करेंगे, बाहर लाएंगे और क्या लिखेंगे, 7 गुना 11, और इसको 13 जब बाहर निकालें तो 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पास इतना निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा 13, ठीक है, इसको कि 77 गुना 1, सॉरी प्लस यहाँ होगा, किससे प्लस होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ हमने 1 निकाला तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो आपके पास यहाँ +1, तो आपके पास आ गया 13 और आपके पास 78। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं, किस रूप से लिख सकते हैं, तो देखिए, तो 13 गुना 78 गुना 1 लिख सकते हैं कि 1 कॉमन है। ठीक है, 1 आप सभी का भाज्य में आता है। तो यहाँ देखिए 3 फैक्टर इसके आए, 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो 3 फैक्टर जब आ जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह जो संख्या है ना वो भाज्य संख्या होगी। होने के कारण क्या होगी, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। आपको समझ में आई, नहीं तो दोबारा बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, आपको बोला कि भाज्य संख्या क्यों है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से उभयनिष्ठ कौन सी है वो निकालिएगा। तो उभयनिष्ठ 13 दिख रहा है हमको, तो 13 निकालें तो इसमें कॉमन क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 का 1 ही आ जाएगा, तो +1 हमने लिखा। ठीक है, तो 77 1 78। तो इस तरह से आप क्या हुआ, जिसके देख सकते हैं 3 से ज़्यादा, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसको क्या होगा, या भाज्य संख्या होगी, हमने बात की थी अभी। तो चलिए आप दूसरा जो आपके पास दिया है उसके क्या 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 दिया है आपके पास, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, +5। तो इसमें उभयनिष्ठ हमको क्या दिखा था, उभयनिष्ठ हमको क्या दिखा, 5 दिखा। ठीक है, तो 5 को बाहर निकालेंगे, तो 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, ठीक है, आप इसको 1 लिख सकते हैं, आप +1। ठीक है, +1 क्यों लिखा, क्योंकि इसको उभयनिष्ठ हमने बाहर निकाला। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या निकलेगा, 7 7 छक 42 गुना 4 दिया 12 12 दूनी 24। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास +1। ठीक, उसके बाद आप इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा कितना, 1008। ठीक है, और +1। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा, जब 42 गुना 24 कीजिएगा तो आपके पास आएगा 1008। ठीक है, इसमें गुना करते रहते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपके पास आ जाता है कितना, 1009। ठीक है, 1009 आपके पास आ गया। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुना 1009 गुना 1, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसके भी क्या दिखे, 3 रूप दिखे, 3 आपको दिखे, क्या दिखे, तो यह जो मतलब संख्या है, आप इस तरह से जो भागा संख्या वाला दिया हुआ है, इसको जब भाग दीजिएगा तो 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर इसको निकल कर आए हैं। तो इसके लिखेंगे, इनके यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह जो क्या होगी, भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। चलिए आप चलते हैं 7वां नंबर के क्वेश्चन की। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कहता है देखिए क्वेश्चन आपके पास कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, सबसे पहले साथ ही साथ में कर ले जाता हूँ, जैसे कि वृत्ताकार पथ बोला। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, देखिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए, ये मैदान है और ये वृत्ताकार है, और यहाँ से दोनों व्यक्ति चालू करता है, कौन कौन, सोनिया। ठीक है, सोनिया और यहाँ से रवि, और दोनों स्टार्ट करते हैं चलने में। तो इसको पूरा मैदान को चक्कर लगने में सोनिया को लगती है 18 मिनट। ठीक है, कितना लगती है, 18 मिनट, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, अभी तक इतना बात किए थे, उसके बाद आगे चलते हैं।
ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बोला कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय के अंतराल में दोनों चलना शुरू करें एक ही बार में, तो आप बताइए कि वह कितने बार मिल सकते हैं, कितने बार मतलब मिल सकते हैं, और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिल सकते हैं, मतलब कितने बार वो मिल सकते हैं। वो चलते रहे यही रास्ता में, क्या हुआ, चलते रहे तो वह कितने बार मिल सकते हैं, ठीक है, और या कितने जल्दी वह मिल सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए कि एक चक्कर लगाने में अगर वे लोग एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो कितने बाद मतलब कितने मिनट बाद एक साथ होंगे, ठीक है। आप एक कंडीशन ये आप समझिए। उसके बाद आप यह याद रखिए कि सबसे पहली बात कि मतलब वह कब मिलेंगे, यानी कब मिलेंगे, यानी न्यूनतम बात की मतलब कि कितने जल्दी वे मिलेंगे, तो न्यूनतम की बात हुई है। तो न्यूनतम में क्या होता है, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम में आपका क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम। और अगर अधिकतम बात बोल दे ना, अब देखिए कि अधिकतम का प्रयोग हो रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, और अगर न्यूनतम की प्रयोग हो रही तो हम क्या करेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए किसके किसके, तो 18 मिनट और 12 मिनट का। तो चलिए सबसे पहले 18 मिनट का निकाल लेते हैं और इधर 12 मिनट का। तो 2 9 3 3 3 1 ठीक है, आप इसको जानते हैं निकालने के लिए। 12 का निकालते हैं 6 2 3 3 1। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस तरह से निकालेंगे वो देखिए, लिखेंगे 18 बराबर, ठीक है। तो 18 बराबर क्या है, 2 × 3 × 3, ठीक है। और इसका क्या है, 12 बराबर, ठीक है, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिली देखिए, तो 3 संख्या मिला है, ठीक है। तो इसको एक ही संख्या लेंगे, किधर लेंगे, एक ही, और यहाँ भी एक ही लेंगे। तो इन दोनों को पहले एक एक ले लेते हैं। तो 2 × 3, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 × 3, क्योंकि यहाँ जो 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 संख्या मिली उसको एक एक बार लेंगे, उसके बाद बच जाती जो संख्या उसको लिखेंगे। तो 3 और 2 बचा है तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 × 2। तो आपके पास क्या निकल कर आया, 2 × 6 और इधर 6, ठीक है। और 6 को गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 36, यानी वही 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर दीजिएगा। थैंक यू।